हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ बीरू सर में। इस वीडियो में हम लोग ट्वेल्थ के इकोनॉमिक्स का मॉडल प्रश्न पत्र सेट 2 को देखेंगे। इससे पहले हम लोग सेट 1 को देख चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को सेट 1 पसंद आया होगा। तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, आदर्शक अर्थशास्त्र नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के संबंध में क्या सत्य है। ऑप्शन पहला है, आदर्शक अर्थशास्त्र का संबंध क्या है से है। बी है, आदर्शक अर्थशास्त्र तथ्यों पर आधारित होता है। सी है, आदर्शक अर्थशास्त्र का उद्देश्य आर्थिक क्रियाओं का वास्तविक विवरण है। ऑप्शन डी है, आदर्शक अर्थशास्त्र का कार्य परामर्श देना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि आदर्शक अर्थशास्त्र का जो संबंध है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, आदर्शक अर्थशास्त्र का कार्य परामर्श देना होता है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी यानी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। किस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान बाजार शक्तियों के द्वारा होता है। तो इसका ऑप्शन है सामाजिक अर्थव्यवस्था। ऑप्शन बी है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। ऑप्शन सी है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और ऑप्शन डी है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो केंद्रीय समस्याओं का समाधान बाजार शक्तियों के द्वारा जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी के द्वारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हम लोग टिक लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्पादन संभावना वक्र का दाहिनी ओर विवर्तित होना के क्या कारण है। ठीक है, तो ऑप्शन ये है बाढ़। ऑप्शन बी है संसाधनों का ह्रास। ऑप्शन सी है तकनीकी विकास। ऑप्शन डी है पुरानी तकनीक का प्रयोग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, सी लगा दें। ठीक, हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक किसान 100 टन धान उत्पादन करने के लिए 120 क्विंटल गेहूं उत्पादन के त्याग करता है। धान उत्पादन के लिए औसत लागत क्या होगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है 100 क्विंटल गेहूं। ऑप्शन बी है 120 टन धान। ऑप्शन सी है 120 क्विंटल गेहूं। ऑप्शन डी है 220 क्विंटल गेहूं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पर हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान देंगे हम लोग। ठीक है, एक विवेकशील उपभोक्ता के लिए दो वस्तुओं रसगुल्ला और गुलाब जामुन के निम्न बंडलों का सही अधिमान क्रम क्या होगा। ठीक है, इसका दिया हुआ है ए में 4-5, बी में 3-5, सी में 5-6। ठीक है, तो इसको हम बढ़ते क्रम में देखेंगे। तो इसका ऑप्शन जो है वो पहले सी होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद बी होगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग 11th में ही पढ़े हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है वो आपका एक छोटे से होता है यानी कि स्मॉल यूनिट्स होता है, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र बहुत ब्रॉडली होता है, बहुत ही लार्ज पैमाने पर होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किसी वस्तु के उपभोग में एक अतिरिक्त इकाई से परिवर्तन करने पर कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है। ठीक है, जब हम एक इकाई को परिवर्तन करेंगे तो कुल उपयोगिता में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी होगा, सीमांत उपयोगिता। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ठीक है, कि कुल उपयोगिता अधिकतम होगी जब सीमांत उपयोगिता का मान डैश होगा। मतलब कि जब कुल उपयोगिता मैक्सिमम होगा तो उस समय मार्जिनल यूटिलिटी का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा 8 का वो आपका 0 होगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है,
उदासीनता वक्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ध्यान देंगे यहाँ पे गलत और सही पर अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे अगर हम गलत और सही पर ध्यान नहीं देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। इसलिए इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे। तो ऑप्शन देखेंगे हम लोग कि उदासीनता वक्र का ढाल ऋणात्मक होती है। बी है उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल यानी कि कन्वेक्स होता है। ऑप्शन सी है उदासीनता को सम संतुलित संतुष्टि वक्र भी कहा जाता है। और डी है दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका डी होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो ए बी सी है वो आपका जो कथन है वो सही है, लेकिन इसमें पूछा क्या गया है तो गलत पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका डी होगा, ठीक है। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। यदि किसी वस्तु के कीमत में 4% की वृद्धि होने से उसके मांग मात्रा में 8% की कमी होती है तो मांग की लोच कीमत लोच का मान क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका है ना बी, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि वस्तु की कीमत में वृद्धि और मांग की कीमत में 8% की कमी होता है, ठीक है। तो मांग की जो कीमत लोच होता होगा वो आपका 2 होगा, ठीक है। मांग का जो कीमत लोच होगा वो आपका 2 होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है एक बजट रेखा अपनी दाहिनी ओर विवर्तित होगा, कब होगा, है ना। तो आपको कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन है कि वस्तु एक्स की कीमत में कमी होगी। बी है वस्तु एक्स की कीमत में वृद्धि होगी। सी है वस्तु वाई की कीमत में कमी होगी। और ऑप्शन डी है उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 निम्न रेखा चित्र में मांग रेखा ए बी, ठीक है, आपको ये भी दिख रहा होगा के बिंदु जी, आप जी भी देख रहे हैं कहाँ पे है, पर मांग की लोच क्या होगी, ठीक है। एक वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, एक में आपका कीमत दर्शाया गया है, एक में आपको मात्रा दर्शाया गया है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि जो मांग रेखा ए बी है उसमें बिंदु जी पर मांग की लोच क्या होगी, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे डाउनफॉल जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा 1 से कम होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 है उदासीनता वक्र विश्लेषण से एक उपभोक्ता संतुलन की शर्त क्या है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है कि उदासीनता वक्र बजट रेखा को स्पर्श करे। बी है उदासीनता वक्र और बजट रेखा की ढाल समान हो। ऑप्शन सी है MRS इक्वल टू PX डिवाइडेड बाई PY। और ऑप्शन डी है इनमें से सभी, ठीक है। तो इसका जो शर्त है उदासीनता वक्र विश्लेषण का उपभोक्ता के संतुलन में, ये आपका तीनों कंडीशंस सही है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका डी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है कि यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि से वस्तु एक्स की मांग कम होती है तो वस्तु एक्स होगी क्या होगी। ऑप्शन ए है जीवन रक्षक वस्तु होगी। ऑप्शन बी है आवश्यक वस्तु होगी। ऑप्शन सी है विलासिता वस्तु होगी, या तो ऑप्शन डी है घटिया वस्तु होगी, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि किसी उपभोक्ता की जब आय में वृद्धि हो जाती है तो जो वस्तु एक्स का जो मांग कम हो जाता है, ठीक है। तो जो वस्तु जो होगी वो आपका क्या होगी तो घटिया वस्तु होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से दो वस्तुओं का कौन सा संयोग पूरक वस्तु का एक संयोग है, ठीक है। कौन कौन सा जो वस्तु है वो पूरक वस्तु के रूप में संयोग करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है चाय और कॉफ़ी। ऑप्शन बी है पेप्सी मिरिंडा। ऑप्शन सी है लक्स साबुन और डव साबुन। ऑप्शन डी है चाय और चीनी, ठीक है। तो 15 का जो आंसर होगा वो आपका होगा डी नंबर, चाय और चीनी, है ना। हम लोग देखते होंगे कि चाय और जो चीनी है वो दोनों क्या है संपूरक है। चाय के बिना चीनी नहीं बनती, चीनी के बिना चाय नहीं बनती। इसके लिए आपका आंसर जो हो जाएगा वो आपका
डी हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा और उत्पत्ति के साधनों के बीच भौतिक संबंध को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका होगा आगम फल फलन, आगम फलन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कि औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद दोनों बराबर होते हैं जब, ठीक है, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद यानी कि एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों इक्वल होते हैं, कब होते हैं? तो कंडीशन दिया हुआ है आपका, कंडीशन एक है यानी कि ऑप्शन ये है, सीमांत अधिकतम होती है, सीमांत उत्पाद शून्य होती है, सीमांत उत्पाद ऋणात्मक होती है, या औसत उत्पाद अधिकतम होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा डी, जो औसत उत्पाद है, एवरेज प्रोडक्ट जो हो वो आपका मैक्सिमम होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, पूछ रहा है अधिक कुल लागत टीसी और उत्पादन की मात्रा क्यू, तो सीमांत लागत का सूत्र क्या होगा? इसमें फॉर्मूला पूछा गया है। ठीक है, कि कुल लागत, ठीक है, और उत्पादन की मात्रा क्यू है, तो सीमांत लागत का सूत्र क्या होगा? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा बी नंबर, डेल्टा टी सी डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम लोग कि पैमाने का प्रतिफल का संबंध किस काल से है? अल्पकाल से है, अति अल्पकाल से है, दीर्घकाल से है, या शीतकाल से है? ठीक है, तो पैमाने का प्रतिफल का जो आंसर है वो आपका होगा दीर्घकाल से। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो दीर्घकाल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, किस काल में उत्पादन के साधनों को स्थिर और परिवर्ती साधनों में विभक्त विभक्त जो है वो किया जाता है? ठीक है, तो किस काल में है? ऑप्शन ए है दीर्घकाल, बी है अति दीर्घकाल, सी है अल्पकाल, और डी है ग्रीष्मकाल। तो 20 का जो आंसर होगा वो आपका होगा अल्पकाल। ठीक है, 21 देखिए, परिवर्तनशील अनुपात के नियमों के अनुसार एक विवेकशील उत्पादन के किस स्तर पर उत्पादन करना चाहता है? ठीक है, तो परिवर्तनशील अनुपात में, ठीक है, जो आपका है वो किस स्तर में उत्पादक जो है, एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन करना चाहता है, मतलब अपना प्रोडक्शन जारी रखना चाहता है, कंटिन्यू रखना चाहता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका होगा सेकेंड, है ना, यानी कि बी, वो सेकेंड जो अवस्था है उस अवस्था में, सेकेंड स्टेज में अपना जो उत्पादन है वो कंटिन्यू रखना चाहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन औसत उत्पाद की विशेषता नहीं है? ठीक है, ऑप्शन देखेंगे कि औसत उत्पाद, ऑप्शन ये है औसत उत्पाद को प्रति परिवर्ती साधन की प्रति इकाई उत्पाद कहा जाता है, बी है परिवर्ती साधन की इकाई को बढ़ाने से औसत उत्पाद बढ़ता है, में अधिकतम होने के बाद घटने लगता है, ऑप्शन सी है औसत उत्पाद वक्र का आकार उल्टा यू आकार का होता है, और ऑप्शन डी है औसत उत्पाद का मान शून्य अथवा ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको पूछा गया है नहीं है। ठीक है, इसमें आप ध्यान रखेंगे कि कौन सा विशेषता इसका नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका 22 का, है ना, डी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब 23 देखते हैं, जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम होती है तो औसत उत्पाद में क्या होती है? वृद्धि होती है, कोई परिवर्तन नहीं होती है, दीर्घ अति वृद्धि होती है ना, दीर्घ गति वृद्धि होती है, या कमी होती है? तो 23 का जो आंसर होगा वो आपका होगा डी नंबर, कमी होती है। ठीक है, और 24 देखते हैं, अधिक उत्पाद के सभी साधनों को दुगुना करने पर उत्पादन में 3 गुना की वृद्धि होती है, तो इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर होगा वो पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल, जब क्या हो रहा है यहाँ पे 3 गुना वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल। ठीक है, वही आपका अगर होता 3 गुना कमी तो आपका किस में हो जाता? ह्रासमान में हो जाता। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं,
उत्पादन के सापेक्ष कुल आगाम में, ठीक है, परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन कुलागम, बी है औसत आगम, सी है सीमांत आगम और डी है औसत लागत, ठीक है। तो 25 का जो आंसर होगा वो आपका सी होगा, सीमांत आगम, ठीक है। चलिए 26 का क्वेश्चन है, कुल लागत टीसी और कुल स्थिर लागत टीएफसी है ना, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और कुल परिवर्तनशील लागत टोटल वेरिएबल कॉस्ट में क्या संबंध होता है, ठीक है। तो 26 का जो आंसर होगा वो आपका ये फार्मूला है, ठीक है, इसको याद करेंगे, टी सी इक्वल टू टी एफ सी प्लस टी वी सी। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर जो होगा वो होगा डी नंबर, ठीक है। चलिए 27 नंबर देखते हैं। जब किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति में समान दर से वृद्धि होती है तो संतुलन कीमत में क्या होती है। ऑप्शन ए है कमी होती है, ऑप्शन बी है वृद्धि होती है, ऑप्शन सी है कोई परिवर्तन नहीं होती, ऑप्शन डी है तीव्र गति से वृद्धि होती है। तो आपका जब मांग में और वृद्धि में दोनों में समान दर से वृद्धि होती है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, है ना, इसलिए इसका आंसर आंसर जो है वो आपका डी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। किसी वस्तु की मांग डी यानी कि डिमांड और पूर्ति एस हो तो मांग अधिक्य की स्थिति को दर्शाया जाता है, किसमें दर्शाया जाता है। ऑप्शन ये है डी ग्रेटर देन एस, बी है डी माइनस एस ग्रेटर देन जीरो, सी है डी इक्वल एस एंड डी है आपका ए तथा बी दोनों, ठीक है। तो 28 का जो आंसर होगा वो आपका ये तथा बी दोनों होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। अब 29 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की मांग की तुलना में वृद्धि में किसी वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति में अधिक वृद्धि होने से साम्य मात्रा में क्या होगी, कमी होगी, वृद्धि होगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा या तीव्र गति से कमी होगा। तो 29 का ठीक है आंसर हो जाएगा आपका वृद्धि, वृद्धि होगी, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे हम लोग कि किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि करने से उसकी पूर्ति की मात्रा में 4% की वृद्धि हो जाती है तो पूर्ति की कीमत लोच का मान क्या होगा, ठीक है। तो पूर्ति का जो कीमत लोच का मान होगा वो आपका 0.8 होगा, ठीक है, 0.8 होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। मुक्त प्रवेश और निकास की स्थिति में मांग में वृद्धि का बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव होगा, ठीक है। तो ऑप्शन है साम्य कीमत और मात्रा दोनों में वृद्धि होगी, ऑप्शन बी है केवल संतुलित कीमत में वृद्धि होगी, ऑप्शन सी है केवल संतुलित मात्रा में वृद्धि होगी, ऑप्शन डी है साम्य कीमत तथा मात्रा दोनों में कमी होगी, ठीक है। तो 31 का जो आंसर है वो आपका ये नंबर होगा, ठीक है, यानी कि साम्य कीमत तथा मात्रा दोनों में वृद्धि होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। मांग आधिक्य की स्थिति में साम्य कीमत में क्या होगी, कमी होगी, वृद्धि होगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा या तीव्र गति से कमी होगा, ठीक है। तो 32 का जो आंसर है वो आपका बी है, यानी कि वृद्धि होगी, ठीक है। चलिए 33 जो देखते हैं। एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए अल्पकालीन पूर्ति वक्र होगा, ये है आपका न्यूनतम एबीसी से ऊपर एसएमसी का बढ़ता भाग, बी है एसएमसी का घटता भाग, सी है एसी का बढ़ता भाग, डी है एसी का घटता भाग, ठीक है। तो 33 का राइट आंसर आपका ये नंबर होगा, न्यूनतम एबीसी से ऊपर एसएमसी का बढ़ता भाग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए ये आर और एम आर में क्या संबंध है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए आर ग्रेटर देन एम आर, बी है एम आर इक्वल टू 2 × एम आर, सी है ए आर इक्वल टू एम आर और डी है ए आर लेस देन एम आर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
सी, ए आर इक्वल टू एम आर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35। समरूप वस्तुओं की उपलब्धता किस प्रकार की बाजार संरचना की विशेषता है? ठीक है, ऑप्शन ए एकाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता, ठीक है, सॉरी, बी है अपूर्ण प्रतियोगिता, बी सी है पूर्ण प्रतियोगिता और डी है द्वाधिकार। ठीक है, तो 35 का आंसर सी होगा, पूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है, अब 36 का देखेंगे। टी आर कुल आगम यानी कि टोटल रेवेन्यू वक्र का ढाल को क्या कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है ए आर, बी है एम आर, सी है ए सी, डी है एम सी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका बी नंबर होगा, एम आर यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, चलिए 37 का क्वेश्चन देखेंगे। किस प्रकार की बाजार संरचना में कीमत सीमित लागत से अधिक होती है, सीमांत लागत से अधिक होती है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है पूर्ण प्रतियोगिता, बी है शुद्ध प्रतियोगिता, डी है सॉरी सी है एकाधिकार और डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 37 का आपका होगा ए का अधिकार। ठीक है, चलिए 38 का देखते हैं। जब सीमांत आगम का मान 0 होती है तब वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान डैश होगा, उन्हें क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है 0, 1, एक से कम, एक से अधिक। ठीक है, तो 38 का आंसर होगा ये नंबर, सॉरी बी नंबर है ना, 1। 39, ठीक है, एकाधिकार के अंतर्गत ये आर वक्र और एम आर वक्र में क्या संबंध है? ठीक है, तो 39 का आंसर है सी नंबर है ना, ये आर ग्रेटर देन एम आर। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 40। एक एकाधिकारी के लिए उत्पादन में विभिन्न स्तर पर एम आर और एम सी को निम्न तालिका से दर्शाया गया है। संतुलन की अवस्था में वह वस्तु की कितनी इकाई का उत्पादन करेगा? इसमें उत्पादन का दिया हुआ है 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक, और एम आर और एम सी का। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट है उसमें हम लोग को फिल करना है ना, यानी कि क्या होगा, तो आप देखेंगे कि इसको कैलकुलेशन करने के बाद इसका जो उत्पादन है वो आपका 40 का 6 हो जाएगा। ठीक है, इसके इसलिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 6। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका सेट 2 कंप्लीट होता है, और सेट 3 बहुत ही जल्द आप लोगों को बहुत जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको, और बेल आइकन को दबा कर रखें ताकि आपको सही टाइम पर वीडियो को देख पाएंगे। थैंक यू।